हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करें दोस्तों बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो ज्योग्राफी से बिलोंग करते हैं कि भूगोल ले रखे हैं, उनके लिए आज का जो मॉडल पेपर है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो आपका पेपर चल रहा है, पेपर में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा जो अगर आप मॉडल पेपर देखते हैं तो इसमें आपको जितने भी आपके प्रश्न आपको सॉल्व कराया गया है सारे के सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों देर ना करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। और दोस्तों अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे और हमारे पूरे छात्र छात्राएँ एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए। तो दोस्तों चले चलते हैं क्लास की तरफ कि क्लास में कैसे प्रश्न आया है, हमको कैसे करना है सारे क्वेश्चंस को। तो ये सारी चीज़ें हम आज एकजुट होकर अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से हम एक दूसरे का हेल्प करते रहेंगे। और हेल्पफुल वीडियो ये आज की इस वीडियो का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो आप लोग के लिए बड़ी ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज के जो आपको दिया गया है आपके जो मॉडल पेपर में, तो कुछ इस तरीके से आपका मॉडल पेपर रहेगा। इसमें दिया गया है कि बीए थर्ड सेमेस्टर भूगोल यानी ज्योग्राफी है। इसमें प्रश्न पत्र आपका दिया कि पर्यावरण आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन यानी कि इन्वायरमेंटल डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, खंड आ यानी सेक्शन ए यहाँ पे दिया गया है। सेक्शन ए से आपको 50 शब्द में आंसर देना है और सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, जिसका आपको 50 शब्दों में आंसर देना है। पहले का फर्स्ट प्रश्न दिया गया है आपका कि पर्यावरण की परिभाषा दीजिए, यानी कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पर्यावरण किसे कहते हैं, यानी कि पर्यावरण ही हमारा जो पर्यावरण का अर्थ है या पर्यावरण की परिभाषा है। इसमें लिखेंगे आप लोग कि जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण यानी कि अर्थात जीवन की जो पारिस्थितिकी के समस्त तथ्य मिलाकर वातावरण कहलाते हैं। यानी कि पर्यावरण का अर्थ होता है कि वे सभी बाहरी परिस्थितियाँ तथा जिनका संबंध मानव और उनके जीवन के क्रियाकलापों से है, वो क्या कहते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। और पर्यावरण का मतलब होता है परिधन आवरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ और परि का मतलब होता है चारों और आवरण का मतलब होता है तरफ, यानी कि चारों ओर से घिरा हुआ। यानी कि परि का मतलब होता है चारों तरफ और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ, यानी कि चारों तरफ से घिरा हुआ ही हमारा पर्यावरण होता है। तो पर्यावरण का मतलब आपको समझ में आया होगा। और इसकी परिभाषा जो है वो परिभाषा इस तरीके से है कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं वातावरण कहलाता है। यानी कि जीवों की जो पारिस्थितिकी कारकों का योग है, यानी कि जीवन की जो पारिस्थितिकी के समस्त तथ्य हैं, वो जो समस्त तथ्य मिलकर वातावरण का निर्माण करते हैं। तो यही होता है पर्यावरण की परिभाषा। उसके बाद में फिर आपका आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पारिस्थितिकी की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए, यानी कि पारिस्थितिकी जो संकल्पना है वो किस तरीके से विकसित हुआ उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। अब इस आंसर में आप लिखेंगे जो पारिस्थितिकी संकल्पना का विकास हुआ वो क्रमशः धीरे धीरे हुआ। किस प्रकार से वो मतलब जैसे जैसे वो डे बाय डे युग बीतता गया, उसी तरीके से इसकी जो पारिस्थितिकी की जो संकल्पना है वो क्या हुआ, बढ़ता गया। इसमें हिप्पोक्रेट्स, अरस्तु एवं ग्रीक कालीन विद्वानों के विचारों में पारिस्थितिकी का ज्ञान का आभास मिलता है। ईसा पूर्व 4वीं सदी में थियोफ्रेस्टस ने जीवों एवं उनके पर्यावरण के परस्पर संबंधों का सर्वप्रथम वर्णन किया। उन्हें विश्व का प्रथम पारिस्थितिकी वैज्ञानिक माना जाता है। डार्विन एवं मार्क्स के विचारों में भी पारिस्थितिकी का संकल्पना का विकास हुआ। तो इस तरीके से पारिस्थितिकी जो संकल्पना है वो विकास होता गया। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण किसे कहते हैं। अब इसमें लिखेंगे भौतिक पर्यावरण में कि भौतिक पर्यावरण से भौतिक कारकों से, यानी कि जो भौतिक पर्यावरण से अभिप्राय भौतिक कारकों से, जिनमें हम पर्यावरण के वायुमंडलीय तत्व, सौर ऊर्जा, प्रकाश, तापमान आदि स्थलजात तत्व जैसे धरातलीय स्वरूप, मृदा शैल, खनिज आदि जलीय तत्वों, जल राशियाँ, सागरीय जल, धरातलीय जल, भूमिगत जल आदि तथा स्थितिजात तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। इन्हीं को हम भौतिक पर्यावरण कहते हैं। इन कारकों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं। प्राकृतिक वातावरण के तत्व हैं,
फर्स्ट नंबर में आपका आता है प्राकृतिक वातावरण के तत्व, प्राकृतिक वातावरण की प्रक्रियाएं दूसरा नंबर हो गया। थर्ड नंबर आपका आता है प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों में विभाजित। ये समस्त कारक समेकित रूप से भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो ये आपका आता है भौतिक पर्यावरण। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4 नंबर की पर्यावरण प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। अब इसमें लिखेंगे कि भूपटल पर स्वस्थ जीवन की वृद्धि के लिए पर्यावरण गुणता को कायम रखना ही पर्यावरण प्रबंधन कहलाता है। यानी कि जो इसमें कहने का मतलब है कि भूपटल पर यानी कि भूमि जीवन पर स्वस्थ जीवन की जो वृद्धि के लिए हम पर्यावरण की गुणवत्ता को यानी कि गुणवत्ता जिसे कहते हैं गुणता या गुणवत्ता को कायम रखना ही पर्यावरण प्रबंधन कहलाता है। कि अगर हम पर्यावरण प्रबंधन करना चाहते हैं तो प्रदूषण को हमें रोकना होता है। तो जितने भी प्रदूषण है वो पर्यावरण को हमारे गंदा कर रहे हैं। तो ये आते हैं पर्यावरण में। यानी पर्यावरण में है कि ऐसे पर्यावरण मॉडल जो सुनिश्चित करता है कि पूंजी वार्षिक कृषि निवेश तथा भूमि विकास के वृद्धि के साथ साथ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में वृद्धि होगी, परंतु दूसरी ओर पर्यावरण प्रबंधन तथा मॉडल इन सभी कारकों को महत्वपूर्ण सीमितताओं आने वाली चुनौतियों तथा समस्याओं के निराकरण को नीतियां को समाहित रखता है। तो ये आते हैं पर्यावरण प्रबंधन को परिभाषित करने वाले परिभाषा। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है जैव विविधता क्या है, जैव विविधता किसे कहते हैं। इसमें लिखेंगे हम किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को हम जैव विविधता कहते हैं। इसे हम बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं। जैव विविधता तात्पर्य जो जैव विविधता से तात्पर्य है वो जैवमंडल में रहने पाए जाने वाले जीव जंतु पादप और सूक्ष्म जीवों के मध्य आनुवांशिक जातिगत और पारिस्थितिकी स्तर पर पाए जाने वाली विविधता से है। अर्थात जैव विविधता से अभिप्राय सजीव यानी कि वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाले जातीय भेद से है। जैव विविधता शब्द का प्रथम सर्वप्रयोग यानी कि जैव विविधता का शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया वो कीट वैज्ञानिक E.O. विल्सन ने 1986 में किया था। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भूमंडलीय तापन किसे कहते हैं। यानी कि भूमंडलीय तापन किसे कहते हैं, इसी को हम ऊष्मन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मन या भूमंडलीय तापन या ऊष्मन। जैसे भी प्रश्न आपका जैसे ऊष्मन किसे कहते हैं या भूमंडलीय तापन किसे, आपका सेम ही प्रश्न है, लेकिन बट इसमें क्या है कि जो शब्द है वो आपका चेंज है, लेकिन भूमंडलीय तापन या ऊष्मन दोनों एक ही शब्द है। भूमंडलीय तापन से अभिप्राय भूमंडल पर बढ़ते तापक्रम से है। भूमंडलीय उष्णता आज विश्व की महत्वपूर्ण समस्या बन गई है। भूमंडलीय उष्णता के संपूर्ण पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं। क्योटो संधि के अंतर्गत 6 हरितगृह गैसें जो GHG3 गैसें पहचानी गई हैं वो भूमंडलीय उष्णता के लिए उत्तरदायी हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट में आपका आता है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड नंबर आता है मेथेन, उसका आता है थर्ड नंबर नाइट्रस ऑक्साइड, उसका फिर आपका आता है 4 नंबर हाइड्रोक्लोरोकार्बन, उसका 4 नंबर आपका आता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC जिसे कहते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। उसके फिर आपका आता है 5 नंबर परफ्लोरोकार्बन, फिर आता है 6 नंबर सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स। क्या कहते हैं? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसके अलावा 25 ऐसी गैसें हैं पहचानी गई हैं जो GHG3 तथा भूमंडलीय उष्णता में सहायक हैं। लेकिन ये 6 जो गैसें हैं वो मुख्य रूप से इस प्रकार हैं, और इसके अलावा भी 25 गैसें हैं वो पहचानी गई हैं, वो GHG3 की है जो भूमंडलीय उष्णता के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपका आता है अजैविक घटक, यानी कि अजैविक घटक किसे कहते हैं। अब इसमें लिखेंगे आप आंसर में अजैविक घटक किसे कहते हैं
कि पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले समस्त अजैविक पदार्थ उसके अजैविक घटक कहलाते हैं। ये निरंतर जैविक एवं अजैविक घटकों में परिवर्तन होते रहते हैं। इस प्रकार निर्जीव वातावरण के तत्व जैविक घटकों को नियंत्रित करते हैं और संरचना की दृष्टि से इन अजैविक पदार्थों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर में तो आपका अकार्बनिक आ जाता है, दूसरा कार्बनिक और थर्ड नंबर आपका आता है जलवायु संबंधी कारक। ये 3 आपके मुख्य रूप से अजैविक घटक के कारक दिए गए हैं। कौन कौन से? अकार्बनिक, कार्बनिक तथा जलवायु संबंधी कारक। तो ये मुख्य रूप से अजैविक घटक के 3 कारक दिए गए हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 8th नंबर, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? अब खाद्य श्रृंखला में आप लोग लिखेंगे कि खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारुओं का एक क्रम है जिसके द्वारा एक पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का विचार लिंडमन ने सन 1942 में प्रस्तुत किया। यानी इनमें कहा गया है कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं जिसका उपयोग प्राथमिक उपभोक्ता अथवा शाकाहारी जीव करते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता का द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी, और द्वितीयक उपभोक्ता का तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। यही हमारी खाद्य श्रृंखला है। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि ठोस अपशिष्ट किसे कहते हैं? ठोस अपशिष्ट में आप लोग लिखेंगे कि मानव द्वारा उपयोग, आंसर में लिखेंगे आप ठोस अपशिष्ट में, यानी कि 9th नंबर प्रश्न में, कि मानव द्वारा उपयोग उपरांत परित्यक्त ठोस पदार्थ को हम ठोस अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के डिब्बे, बोतल, कांच का सामान, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक के सामान, निर्माण सामग्री आदि सम्मिलित होती हैं। दैनिक जीवन में इनका उपयोग के बाद फेंके जाने वाले ठोस पदार्थों को कूड़ा करकट, कचरा, उच्छिष्ट व ठोस अपशिष्ट के नाम से पुकारते हैं। यानी कि साफ तौर से हम कह सकते हैं कि किसी भी तरह का ठोस पदार्थ जो लंबे समय तक उपयोगी नहीं होने के कारण छोड़ दिया गया हो, साथ ही जैविक या अजैविक स्वरूप में हो, ठोस अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। तो ये आपका का ठोस अपशिष्ट पदार्थ। उसका फिर आपका आता है 10th नंबर प्रश्न कि वायु प्रदूषण के प्रमुख प्रकारों को लिखिए। अब जो इसके प्रकार हैं यानी कि वायु प्रदूषण के वो कौन कौन से हैं? आंसर में लिखेंगे आप लोग कि वायु प्रदूषण के जो प्रमुख प्रकार हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 आपका आएगा फर्स्ट नंबर कि उद्योगों का जो अत्यधिक विकास और उससे निकला विषैला पदार्थ एवं गैस। सेकंड नंबर वाहनों के उपयोग में अत्यधिक वृद्धि और उनमें निसरता धुआं। थर्ड नंबर रासायनिक पदार्थों के प्रयोग में वृद्धि और उनका वायुमंडल में मिश्रित होना। 4 नंबर पेट्रो रासायनिक के प्रयोग में वृद्धि। 5 नंबर नगरों में जनसंख्या का अत्यधिक जमाव। फिर नेक्स्ट है वनों का निरंतर विनाश होना। फिर नेक्स्ट है आपका 7th नंबर अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि। और 8th नंबर परमाणु अस्त्रों का परीक्षण। ये सारे वायु प्रदूषण के कारक हैं, प्रकार हैं इसमें। तो ये थे आपके खंड आ के सारे प्रश्न। खंड आ से हमने आपको सारे प्रश्न करके एक एक करके बताया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसके फिर आपका आता है खंड बा। खंड बा में केवल आपको 4 प्रश्न करने हैं और इसके जो आंसर देने हैं वो आपको 150 शब्दों में देने हैं। अब आपका पहला प्रश्न दिया गया है फर्स्ट नंबर की दूसरा नंबर यानी खंड बा का पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ परिभाषा देने की। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं इसकी परिभाषा दीजिए। अब इसमें आप लिखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। भारत में रामदेव मिश्रा को पारिस्थितिकी तंत्र का जनक माना जाता है। जनक किसे माना है? रामदेव मिश्रा जी को। पारिस्थितिकी तंत्र जिसे हम कहते हैं इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आर्थर जी टेंसले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र से तात्पर्य एक ऐसे तंत्र से होता है जो पर्यावरण के सजीव तथा निर्जीव घटकों को परस्पर क्रिया से बनता है। पारिस्थितिकी का अर्थ होता है यानी कि मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ एक ऐसी एकीकृत प्रणाली है जिसका निर्माण पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों में अंतःक्रिया यानी कि इंट्रैक्शन से होता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसी इकाई है जिसके एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अपने अजैविक पर्यावरण जिसे हम कहते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट
के साथ अंतःक्रिया करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी का ही एक भाग है। अब आपका आता है नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी प्रकार निम्नलिखित हैं। फर्स्ट नंबर में आपका आएगा इसमें यानी कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि नेचुरल इकोसिस्टम। इसमें लिखेंगे आप कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र वे तंत्र हैं जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इसके निर्माण में मनुष्य की कोई भूमिका नहीं होती है। उदाहरण जैसे जंगल हो गया, आपका समुद्र हो गया, नदी हो गया, ये आपके आते हैं प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में। उसके बाद में फिर आपका आता है सेकेंड नंबर आपका दिया है कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, जिसे आर्टिफिशियल कहते हैं। कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र वे तंत्र होते हैं जिनका निर्माण मानव द्वारा किया जाता है। इसके निर्माण में मनुष्य महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इसलिए मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र जिसे कहते हैं मैन फेड इकोसिस्टम भी कहा जाता है। जैसे एक्वेरियम हो गया, फसल के खेत आदि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप क्या आते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है थर्ड नंबर कि मृदा अपरदन के कारणों को बताइए। मृदा अपरदन के कारण कौन कौन से हैं। अब सबसे पहले आपका आता है मृदा अपरदन। सबसे पहले मृदा अपरदन किसे कहते हैं, यानी कि इसमें लिखेंगे कि आप लोग कि प्रकृति की जो शक्तियाँ हैं वो प्रकृति के शक्तियों द्वारा जो मृदा को इतनी तेज़ी से निष्कासित किया जाए, मृदा क्षरण प्रक्रिया उसकी पूर्ति ना कर पाए, मृदा अपरदन कहलाता है। सरल शब्दों में हम बात करें तो मृदा अपरदन का तात्पर्य जल एवं वायु द्वारा मृदा विनाश और क्षरण से होता है। मृदा की 1 सेंटीमीटर परत जो 200 से 300 वर्षों के लंबे समय में बनती है, वह भारी वर्षा या धूल भरे तूफान द्वारा कुछ ही दिनों में नष्ट कर दी जाती है। इस प्रकार मृदा का तीव्र गति से विनाश हो जाए, परंतु उसका निर्माण एक लंबे काल में होता है। इसी कारण मृदा का रक्षण बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, या इसी को हम मृदा अपरदन कहते हैं। इसके जो मृदा अपरदन के कारण है वो मुख्य रूप से निम्न प्रकार के हैं। फर्स्ट नंबर जैसे कौन कौन से कारण हैं। नंबर 1 आपका आता है जल द्वारा मृदा अपरदन। अब कि जल द्वारा कैसे होता है कि जल द्वारा मृदा अपरदन सर्वाधिक विनाशकारी एवं विस्तृत है। यह मुख्यतः ढालों पर तथा मानव द्वारा भूमि के अनुचित प्रयोग से होता है। अब जल के जो 3 हैं अपरदन है वो कौन से हैं, परत अपरदन, क्षुद्र सरिता अपरदन, अवनालिका अपरदन। अब परत अपरदन जो है वो किस प्रकार से है, जहाँ वनस्पति आवरण नहीं होता है वहाँ मृदा परतों के रूप में क्षयित होती है, तो ये मृदा अपरदन के अंतर्गत आता है। फिर आता है बी नंबर क्षुद्र सरिता अपरदन। ये कब आता है, ये अपरदन जब होता है बसंत ऋतु में बर्फ़ के पिघलने तथा ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा के बाद क्षुद्र या छोटी छोटी सरिताओं द्वारा किया जाता है। उसका फिर सी नंबर आता है अवनालिका अपरदन। ये अपरदन है यदि मृदा के क्षुद्र सरिता अपरदन को नहीं रोका जाता है तो वह मृदा के नीचे स्थिर कठोर शैलों तक पहुंच जाता है। यदि तब भी इसका प्रबंधन न किया जाए तो छोटी प्रवाहिका गहरी होती जाती हैं और अवनालिकाएं के रूप में धारण कर लेती हैं। फिर आता है आपका सेकंड नंबर वायु द्वारा मृदा अपरदन। अब वायु द्वारा मृदा अपरदन कैसे होता है, इसमें लिखेंगे आप लोग कि वायु द्वारा मृदा अपरदन खुली, शुष्क एवं विसरित या कम संगठन मृदा वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। जैसे वायु सतह से छोटे छोटे कण यानी कि जिनका एक व्यास मिलीमीटर से कम होता है, जब वायु तेजी के साथ बहती है तो ये कण केवल क्षेत्र की सतह पर ही नहीं लुढ़कते बल्कि वायुमंडल में 3 से 4 मीटर तक की ऊंचाई तक उड़ा दिए जाते हैं और वायु में उड़ते हुए ये मृदा कण काफ़ी विनाशकारी शक्ति रखते हैं और ये मृदा कण छोटे छोटे पौधों से टकराते हुए उन्हें पूर्णतः नष्ट कर डालते हैं। बड़े कण उछलते हुए प्रवाहित होते हुए जब ये उछलकर धरातल पर गिरते हैं तो धूल के कणों में बंट जाते हैं जो वायु उड़ाकर दूर स्थिति में निक्षेपित कर दिए जाते हैं। तो ये आते हैं वायु द्वारा मृदा अपरदन। तो इस तरीके से वायु द्वारा
मृदा अपरदन होती है। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट 3rd नंबर कि भूमि स्खलन या पंक एवं प्रस्तर प्रवाह से। ये कैसे होता है? ये पर्वतीय क्षेत्रों में भूमिस्खलन होता है जिसमें पंक और पत्थर बड़ी तीव्र गति से गिरते हैं। इनका प्रारंभ छोटी पर्वतीय धाराओं के रूप में होता है जिनमें झागदार जल, पंक तथा प्रस्तर होते हैं। ये तेजी से नीचे को मृत्यु एवं विनाशकारी रेले के रूप में गतिशील हो जाते हैं। ये प्रभावित सड़क मार्गों, रेल मार्गों, खरों, संपूर्ण नगरों और उपजाऊ भूमियों को नष्ट कर देते हैं। तो ये आते हैं भूमिस्खलन तथा पंक प्रस्तर प्रवाह के अंतर्गत। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य घटकों को बताइए। आप पारिस्थितिकी तंत्र के जो मुख्य घटक है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना। अब आपका आता है पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, निम्नलिखित रूप से पाए जाते हैं। अब कहा जाता है कि पृथ्वी स्वयं एक बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी पर मिलने वाले प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित रूप से हैं। इसके 6 घटक पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर में आपका आता है अकार्बनिक। अकार्बनिक घटक जो हैं इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा, फास्फोरस आदि लवण पाए जाते हैं तथा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें शामिल की जाती हैं। तो ये आपका आता है अकार्बनिक में। सेकेंड नंबर आपका आता है कार्बनिक। इसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि शामिल होते हैं। मरने के बाद ये अकार्बनिक भागों में विघटित कर दिए जाते हैं। थर्ड नंबर आपका आता है भौतिक घटक। इसके अंतर्गत आपका आता है जैसे हवा हो गया, प्रकाश हो गया, ताप आदि, जो कि ऊर्जा को प्रमुख स्रोत हैं। ये क्या है? ऊर्जा के प्रमुख स्रोत। उसका भी आपका आता है 4 नंबर उत्पादक। अब उत्पादक जो हैं वो इसमें हरे पौधे और घास आती हैं। इसमें क्लोरोफिल जिससे हम हरी मिलती हैं। तो ये आपका आता है उत्पादक के रूप में, जिनकी जो उपस्थिति है वो भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्लोरोफिल जिसे पत्तियां हरी होती हैं। उसके अंदर भी 5 नंबर आता है उपभोक्ता। इसमें प्रथम श्रेणी के शाकाहारी होते हैं जो पौधे और घासों को खाकर जीवित रहते हैं, जैसे खरगोश, बकरी, गाय। फिर आता है सेकंड श्रेणी के लोग, जैसे जो जंतुओं को खाते हैं, जैसे शेर, चीता, भेड़िया आदि। और तृतीय श्रेणी के जो आते हैं वो द्वितीय श्रेणी को खाते हैं, जैसे गिद्ध और सर्प। तो ये सारे आपके आते हैं द्वितीय तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। उसका फिर 6 नंबर आता है अपघटनकर्ता। इनमें कवक व जीवाणु आते हैं जो जीवों को मरे हुए शव को सड़ाते गलाते हैं और इन्हें अकार्बनिक पदार्थों में बदलकर वायुमंडलीय में मिला देते हैं। फिर आपका जैविक घटक। जैविक घटक निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है। इसमें आपका सुपोषित, परिपोषित, मृतोजीवी, सहजीवी आदि आते हैं। अब जैसे सुपोषित में ये भोजन स्वयं तैयार करते हैं। इनकी पत्तियां हरी होती हैं और इनमें अधिपादप तथा हरे पेड़ पौधे आते हैं। फिर सेकंड नंबर आपका आता है परिपोषित। परिपोषित में ये सारे आपके जैविक घटक के अंदर आते हैं। अब परिपोषित में इनमें कई भागों में बांटा गया है, जैसे परजीवी आपका आता है, परजीवी का नाम सुना होगा आपने। फिर आता है दूसरा जीव जो पेड़ पौधों को जीवित रखते हैं, वो जीवाणु, कवक और अमरबेल आते हैं जो परजीवी होते हैं। फिर आता है थर्ड नंबर मृतपोजीवी। ये पौधे मृत या गले सड़े पौधे से अपना भोजन लेते हैं, जैसे जीवाणु, कवकों में ईस्ट, म्यूकर, कुकुरमुत्ता आदि आते हैं। और 4 नंबर आपका आता है सहजीवी। सहजीवी में ये लाइकेन, जैसे ये दोनों मिलकर अपने आपस में साथ जीवन बिताते हैं, जैसे लाइकेन हो गया, मटर की जड़ें हो गई, कीटाहारी हो गई। कुछ पौधे कीटों का भक्षण करते हैं, जिसमें परजीवी 3 प्रकार के पाए जाते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो ये जैसे गाय, शाकाहारी में गाय आ गई, मांसाहारी में से, सर्वाहारी में जो वनस्पति मांस दोनों का भक्षण करते हैं, जैसे मनुष्य। अब आता है अजैविक घटक। इनमें जल, लवण, गैस, प्रकाश, ताप, हवा आते हैं। इनमें कारक आते हैं जैसे मिट्टी, जल, प्रकाश, ताप, वायुमंडल। ये सारे आपके अजैविक घटक के अंदर आते हैं। तो ये थे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, सूखा पर टिप्पणी कीजिए। अब सूखा से आप में लिखेंगे आप लोग कि सूखा उस स्थिति का द्योतक है जिनमें अनावृष्टि के कारण भूमि की सतह एवं भूगर्भ में पानी का नितांत अभाव उत्पन्न हो जाता है। मौसम विज्ञान के अनुसार सूखा वह स्थिति है जब वर्षा सामान्य की 75%
हो तथा भयंकर सूखा वह स्थिति है जब सामान्य की 50% से कम हो। भारत में सूखा क्षेत्रों को दो भागों में हम बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं? वे क्षेत्र, फर्स्ट नंबर में वे क्षेत्र जहां वर्षा में सामान्य से 25% परिवर्तन होता है, वो कौन कौन से हैं? जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब आदि समीपवर्ती भाग पर, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सारे आपके आते हैं। मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी तेलंगाना, उसका फिर उत्तरी पश्चिमी जैसे बिहार का कुछ भाग हो गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश का कुछ भाग हो गया। और सेकंड नंबर आपका आता है वे क्षेत्र जो संभवतः लंबे समय तक अकालग्रस्त रहते हैं, जहां सामान्य वर्षा 25 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक अंतर पाया जाता है। वो कौन कौन से हैं? जैसे वर्षा का अनिश्चित, वनों की कमी, मरुस्थल का विस्तार, प्राकृतिक जल स्रोत के पर्याप्त विदोहन का अभाव, ये सारे आपके अंतर्गत आते हैं। सूखा पड़ने में चारों ओर महंगाई का साम्राज्य व्याप्त हो जाता है, क्योंकि खाद्यान्न व अन्य फसलें पैदा नहीं होती हैं। जानवरों के लिए चारा तथा मानव के लिए पानी का अभाव हो जाता है। भारत में सूखे की समस्या से मुक्ति पाने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं, जो सूखाग्रस्त क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर सूखा राहत कार्य केंद्र खोले गए हैं। वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है ताकि सूखा का प्रभाव कम हो सके। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर इस दिशा में महत्वपूर्ण एवं प्रभावी कदम हैं। तो ये आता है सूखा के बारे में। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, भूस्खलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूस्खलन किसे कहते हैं। भूस्खलन का अर्थ होता है कि गुरुत्व व नमी के कारण शिलाखंडों एवं पदार्थों का नीचे खिसकना या अपक्षय की क्रिया के कारण शैल पदार्थ असंगठित एवं ढीले हो जाते हैं। वर्षा जल गीला होने के पश्चात वह पदार्थ ढाल से नीचे की ओर खिसकने लगता है। इस प्रकार से भूस्खलन विशिष्ट भूगर्भिक जलवायु तथा जैविक कारकों के कारण उत्पन्न होता है तथा नगर परिवहन तंत्रों एवं बांधों से पुलों जैसी संरचनाओं का विनाश कर देता है। तो ये आता है भूस्खलन के अंतर्गत। अब भूस्खलन के कारण आपका लिखा है भूस्खलन के विविध शैल पदार्थ, मिट्टी, हिमशिलाएँ आदि होते हैं। हिमस्खलन को नीचे कहते हैं अवलैंच कहते हैं, अन्य स्खलन को शैल स्खलन कहते हैं। भूस्खलन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर तीव्र, सेकंड नंबर मध्यम और थर्ड नंबर आता है मंद। तीव्र में आपका आता है कि कुछ सेकंड में, कुछ मिनट में, यानी कि कुछ सेकंड से कुछ मिनट लगता है। और जो मध्यम क्रम का होता है भूस्खलन, वो कुछ मिनट से कुछ घंटे का होता है। और जो मंद का होता है वो कुछ दिन से कुछ वर्ष तक का समय लगता है। तो ये भूस्खलन के 3 कारण होते हैं। अब भूस्खलन के प्रभाव कौन कौन से हैं? संपत्ति एवं मानव जीवन का विनाश तथा कृषि भूमि तथा फसलों के विनाश भूस्खलन को स्पष्ट प्रभाव हैं। भूस्खलन से नदियों के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, परिणामतः भीषण बाढ़ आ जाती है। बाढ़ों से फसलों, जनधन तथा संपत्ति की हानि होती है। तो ये भूस्खलन के प्रभाव होते हैं। अब भूस्खलन रोकने के उपाय कौन कौन से हैं, इसमें लिखेंगे आप लोग। अब फर्स्ट नंबर आपका आता है इसमें कि छोटे चट्टानी ढेर को हटा देना या निचले भाग में अस्थायित्व बढ़ाने के लिए पदार्थ एकत्र करना। सेकंड नंबर, चट्टानों के चटकने का सतत निरीक्षण एवं पूर्वानुमान बताने वाले यंत्रों का स्थापना संभावित हानि से बचत कर सकती है। थर्ड नंबर आपका आता है कि पशुचारण तथा वनों की कटाई पर कठोर प्रतिबंध। फिर नेक्स्ट आता है सड़कों के किनारे तटबंध बनाना। 7 नंबर, जल विभाजकों का संरक्षण। उसका फिर नेक्स्ट आता है कि घाटी के ढालों पर बहुकूटों पर व्यापक वृक्षारोपण। तो ये सारे आते हैं भूस्खलन के अंतर्गत। तो ये भूस्खलन रोकने के उपाय आते हैं। तो भूस्खलन के बारे में आप लोग को समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपके प्रश्न आपके पेपर में आते हैं और आए भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आया है। फिर आता है खंडसा। खंडसा में केवल 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 450 शब्दों में देना है। और 4 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि जैव विविधता क्या है, इसे कितने भागों में बांटा जा सकता है, वर्णन कीजिए। 8 नंबर प्रश्न दिया कि जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों एवं दुष्प्रभावों की विवेचना कीजिए।
उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक आपदा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और 10 नंबर प्रश्न दिया गया कि भारत में वन विनाश की तीव्रता एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। तो ये सारे प्रश्न हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे, लॉन्ग आंसर है, 2-2 प्रश्न करके एक वीडियो बना देंगे, तो आधे घंटे के 2-2 प्रश्न बनेंगे। तो 2 वीडियो बनाने में आपका आसानी हो जाएगी पढ़ने में भी, और आपको बोरियत भी फीलिंग नहीं होगी। तो पढ़ने के लिए एक सरल तरीका बनाना है जिससे कि आप लोग पढ़ भी सकें और अच्छे से तैयारी भी कर सके। इसीलिए मैं आपको एक मध्यम क्रम के वीडियो बनाते रहते हैं आपको अच्छे से आगे अग्रसर के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक, और अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।